तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी हम वीडियो लेक्चर अपलोड करते रहे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली विभिन्न घटनाएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या है, लेंस क्या होता है या कितने प्रकार होता है, किस लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के साथ आधारित विभिन्न उपकरण, लेंस की क्षमता कितना होता है किस लेंस का, संयुक्त लेंस की क्षमता कितना होता है, लेंस की क्षमता किस किस फैक्टर पर निर्भर करता है, वह कब परावर्तित बदल जाएगा, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मूल पथ से विचलित होकर या तो अभिलंब की ओर आ जाती हैं या अभिलंब से दूर भागती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, आप पहले जानते थे कि प्रकाश एक सरल रेखा गुण करते हैं, लेकिन यह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते हैं, मतलब जिसमें प्रकाश से अलग अलग हो, तो अपने पथ से वो विचलित हो जाता है, अपना मूल पथ से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए एक पिक से समझते हैं, फोटो से। देखिए यहाँ पर एक प्रकाश किरण है जो हवा से आ रही है। यह हवा है, यह वाटर है, हवा से वाटर में आ रही है। यहाँ पर यह देखिए, यह सतह पर यह जहाँ पर वाटर में प्रवेश करते हैं, इसको तो इस सीधा जाना चाहिए क्योंकि प्रकाश सीधा जाती है, लेकिन यह एक माध्यम से दूसरा माध्यम में गया, वाटर में गया, ये अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपना पथ विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि किस में प्रकाश चाल कम है और किस में अधिक है। अगर प्रकाश कम चाल वाले से माध्यम से अधिक चाल वाले माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वो अभिलंब से दूर भागती हैं, और जब प्रकाश किरण अधिक चाल वाले से कम चाल वाले में आते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ते हैं। जैसे कि यह वर्टिकल डॉटर वाला लाइन अभिलंब है, आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में अभिलंब क्या होता है। और इस किरण जो अपवर्तित हुआ, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक, और इसे कहते हैं आपतित किरण। यह अपवर्तित किरण देखिए एयर से वाटर में गया, इसलिए अभिलंब कोण बना, क्योंकि एयर में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ होता है, जबकि वाटर में उससे कम होता है। इसलिए यह वाटर में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, जबकि यह वाटर से एयर में जाता तो यह अभिलंब से दूर भागता, इसे भागता, यह सीधे इधर नहीं मुड़कर यह इधर मुड़ता। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कब किधर मुड़ेगा। आपको बता दें कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। जैसे दो माध्यम लिए, हवा, और इसमें हवा है, और एक लिए वाटर। ठीक, अब देखिए प्रकाश चाल वाटर की तुलना में हवा में अधिक होता है और हवा की तुलना में वाटर में कम होता है। देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश चाल दूसरे की तुलना में अधिक होगा वह उसकी तुलना में विरल होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है वह दूसरे माध्यम से, यहाँ पर एयर की तुलना में यह वाटर वाला विरल हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ठीक, जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करते हैं तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाते हैं, जैसे कि आपको दिखाए थे। जैसे यहाँ पर देखिए, हवा से वाटर में आ रहा है तो यह अपने अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर इधर झुक गया, इधर न जाकर यह इधर झुक गया, क्योंकि इस एयर में अधिक है प्रकाश चाल, यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करते हैं, जैसे कि वाटर से एयर प्रवेश करता, यदि यह किरण मान ली वाटर से जाता एयर में, इस ओर जाता, तो यह इस डायरेक्शन में न जाकर यह इस डायरेक्शन में मुड़ जाता, मतलब अभिलंब से दूर भागता। जैसे कि यह अभिलंब और आया था, यह अभिलंब से दूर भागता है जब सघन से विरल में जाता है तब। ठीक, और जब किरण सघन
माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, जो बता दिया आपको। और अगर वह अभिलंब जैसे कि यह नीचे में वाटर है, नीचे में वाटर है और ऊपर में एयर है, ऊपर में एयर है, और प्रकाश किरण, अगर प्रकाश किरण यहाँ पे एक अभिलंब रहता है, इस अभिलंब से सीधा समांतर में आ जाए तो यह कि कहीं नहीं विचलित होगा, यह सीधे आर पार निकल जाएगा, सीधे दिशा में प्रवेश कर जाएगा, चाहे माध्यम परिवर्तन हो या ना हो। ठीक, आई होप आप समझते होंगे अच्छा से। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन का नियम कितना है और क्या होता है। उससे प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम है। कितना नियम है? दो। प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम है। अब देखते हैं कौन कौन नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में होता है। इसका मतलब हुआ इसको एक पेपर पर उतारा जा सकता है। यह 2 डायमेंशनल होता है, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिगर में यह देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में है। और दूसरा लोग कहता है प्रकाश से किसी विशेष रंग के लिए, किसी रंग के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई मतलब आपतन कोण का ज्या और साइन आर इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, मान लीजिए या एन होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए? प्रकाश किसी विशेष रंग के लिए, किसी भी रंग के लिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, आपको पीक से समझाता है अच्छा से। जैसे देखिए, यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, यह विरल माध्यम है ऊपर में, नीचा में सघन माध्यम है। ठीक, यह आपतित किरण अभिलंब के साथ आई कोण बना रहा है, इस आई कोण कहेंगे आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ आर कोण बना रहा है, इस आर कोण को कहेंगे अपवर्तन कोण। ठीक, इस स्थिति में साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है। ठीक, इसे म्यू पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है। अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के सेकेंड नियम को अस्लेन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्लेन का नियम, क्योंकि अस्लेन साहब ने एक वैज्ञानिक नाम है जिसने यह बात बताया था। साइन आई बटा साइन आर एक स्थिरांक होता है, इसे अस्लेन का नियम कहते हैं। ठीक ना? इस स्थिरांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यह इसमें म्यूज होता है, यह दूसरे माध्यम का पहला माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू μ2 बटा μ1। मान लीजिए इसका अपवर्तनांक आपको बताए थे, अपवर्तनांक क्या होते हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। मान लीजिए इसका अपवर्तनांक 1 है और इसका अपवर्तनांक 2 है, तो यह साइन आई बटा मतलब यह कोण का साइन और इस कोण का साइन, साइन आर इक्वल टू होता है μ2 बटा μ1। ठीक, अब देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। यह प्रकाश का वह गुण है जिससे पता चलता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम सापेक्ष अधिक होता है या कम। आपको हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी बताए थे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना अधिक होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक उतना कम होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश चाल उतना ही कम होगा। जैसे कि डायमंड का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, 2.42 होता है, जो सर्वाधिक है, इसलिए डायमंड में प्रकाश चाल सबसे कम होता है। निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, इसलिए उसमें प्रकाश चाल सर्वाधिक होता है, सबसे कम निर्वात का अपवर्तनांक होता है।
अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, जैसे म्यू पढ़ते हैं म्यू या एन से सूचित किया जाता है, स्मॉल लेटर एन से। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक होगा माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश चाल बट्टा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा उसको नीचे में लिखते हैं और जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको ऊपर में लिखते हैं। ओके, जैसे म्यू इक्वल टू V1 बटा I1। अपवर्तनांक मुख्य दो प्रकार होते हैं, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक हवा या निर्वात के सापेक्ष अगर किसी वस्तु का या किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाले तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे हवा के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। हवा या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर सूत्र होगा हवा में प्रकाश की चाल बता माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अब सेकंड देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक हवा के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हवा के अतिरिक्त, हवा को छोड़कर किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक, जैसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक एक सापेक्ष अपवर्तनांक है। ओके, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक हो जाएगा। इसे N2 से सूचित करते हैं। माध्यम टू का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। ठीक, माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष तो माध्यम एक में प्रकाश चाल बट्टा माध्यम दो में प्रकाश चाल के बराबर होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा उसे नीचे में लिखते हैं और जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसे ऊपर में लिखते हैं, जैसे आप दिखाया गया है। ठीक, इसी प्रकार माध्यम टू के सापेक्ष माध्यम वन का अपवर्तनांक N12 इक्वल टू V2 बटा V1, मतलब माध्यम टू में प्रकाश चाल बटा माध्यम वन में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को आपस में गुना करते हैं तब देखते हैं। तो हम देखते हैं क्या दोनों गुना करते हैं तो हमको परिणाम एक मिलता है गुणनफल। इसका मतलब है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक गुना माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, दोनों गुना करेंगे तो एक होगा। मतलब यह दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती हैं, अर्थात माध्यम टू का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष बराबर होगा 1 बटा माध्यम एक का अपवर्तनांक बटा माध्यम एक का अपवर्तनांक टू के सापेक्ष। ठीक, एंड माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष बराबर होगा 1 बटा माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष। ओके, किसी निश्चित रंग के प्रकाश की आवृत्ति माध्यम बदलने से नहीं बदलता है। आवृत्ति जानते होंगे आप, प्रकाश इस वे में चलता है, प्रकाश एक तरंग है जिस पर चलता है। इसका एक दोलन करने में जितना समय लगता है, मतलब यहाँ शुरू किया चलना यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा उसको कहेंगे आवर्तकाल, उसका आवृत्ति कहेंगे, उसका आवृत्ति कहेंगे। इसका यह आवृत्ति नहीं बदलता है, जबकि किसी निश्चित तरंग के लिए प्रकाश जब एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य उसका वेग बदल जाता है। तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तरंगदैर्घ्य होता है जिससे ये प्रकाश किरण है यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक, देखिए शीर्ष और शीर्ष के बीच की दूरी को या गर्त नीचे या फिर ये नीचे वाला के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक हो जाएगा। इसे N21 से सूचित करते हैं। माध्यम टू का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। ठीक,
माध्यम दो का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, तो माध्यम 1 में प्रकाश चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश चाल के बराबर होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा उसे नीचे में लिखते हैं और जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसे ऊपर में लिखते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक N12 इक्वल टू V2 बटा V1, मतलब माध्यम 2 में प्रकाश चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में गुना करते हैं तब देखते हैं। तो हम देखते हैं क्या, दोनों गुना करते हैं तो हमको परिणाम 1 मिलता है गुणनफल। इसका मतलब है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक गुना माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, दोनों गुना करेंगे तो 1 होगा। मतलब यह दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती हैं, अर्थात माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष बराबर होगा 1 बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। ठीक, एंड माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष बराबर होगा 1 बटा माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। ओके, किसी निश्चित रंग के प्रकाश की आवृत्ति माध्यम बदलने से नहीं बदलता है। आवृत्ति जानते होंगे आप, प्रकाश इस वे में चलता है, प्रकाश एक तरंग है जिस पर चलता है। इसका एक दोलन करने में जितना समय लगता है, मतलब यहाँ शुरू किया चलना, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा उसको कहेंगे आवर्तकाल, उसका आवृत्ति कहेंगे, उसका आवृत्ति कहेंगे। इसका यह आवृत्ति नहीं बदलता है, जबकि किसी निश्चित तरंग के लिए प्रकाश जब एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य, उसका वेग बदल जाता है। तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तरंगदैर्घ्य होता है जिससे ये प्रकाश किरण है यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक, देखिए शीर्ष और शीर्ष के बीच की दूरी को, या गर्त नीचे या फिर ये नीचे वाला के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक, आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस चैप्टर का जितना भी वीडियो होगा सब आपको आई बटन मिल जाएगा और फिजिक्स का सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं तो वीडियो को लाइक करिए ताकि हम समझ जाए कि आपको सभी टॉपिक समझ में आ गया। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।